एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जहां हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल एंड लीगल बैकग्राउंड के साथ, और ये भी समझते हैं कि आप इन केसेस को अपने मींस के आंसर्स में किस तरह से साइट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। आज का पहला केस है दिनेश कुमार जलधारी वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। अभी पॉक्सो का केस है और इस केस में एक नया कोर्ट का एक अप्रोच देखने को मिला है, जो चाइल्ड मोलेस्टेशन केसेस में सिर्फ चाइल्ड सेंट्रिक ही रहता है। द ओनली थिंग दैट दे आर कंसर्न्ड अबाउट इज द वेल बीइंग ऑफ द चाइल्ड एंड टू पनिश द ऑफेंडर हु हैज मोलेस्टेड दैट चाइल्ड। एविडेंस जो है वो बैक सीट ले जाते हैं। ऑर्डिनरीली क्रिमिनल केसेस में एविडेंस ही डिसाइड करते हैं हर चीज। एविडेंस डिसाइड करेंगे लाइबिलिटी, ऑफेंस, पनिशमेंट, एवरीथिंग। लेकिन चाइल्ड मोलेस्टेशन के केसेस में बच्चा डिसाइड करता है, मतलब बच्चे की परेशानी ही डिसाइड करती है सब कुछ। इस केस में ये देखने को मिला। तो 2021 का टाइम है, 15 अगस्त छुट्टी वाला दिन है। माँ अपने घर में घुसती है और देखती है कि उसकी बेटी जो है एक बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में है। छोटी 4 साल की बच्ची है। एक व्यक्ति है जो नेकेड हालत में खड़ा है। बच्ची चीख रही है, उसके भी कपड़े ऊपर की ओर हैं, उठे हुए हैं। वो एकदम चीखती है और वो ऑफेंडर जो है वो अपने कपड़े वपड़े पहन के भाग जाता है। अब ये 4 साल की बच्ची है ना। तो ये घबरा गई है। इसका मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह भी हुआ। टर्न्स आउट कि कोई भी इंजरी नहीं थी। अब चाइल्ड मोलेस्टेशन केस में इंजरी के बिना सेक्सुअल असॉल्ट हो नहीं सकता, बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो वो प्राइवेट पार्ट में दर्द की तो कंप्लेंट कर रही थी, लेकिन मेडिकल एविडेंस कोई था नहीं। देयर वाज नो फोरेंसिक एविडेंस दैट कुड डिटरमाइन द नेचर ऑफ इंजरी और एनी इंजरी फॉर दैट मैटर। कोई इंजरी नहीं थी, ठीक है। कोई आई विटनेस नहीं था सिवाय माँ के। तो उस व्यक्ति ने कहा, भाई मेरे अगेंस्ट फोरेंसिक एविडेंस नहीं है, मेरे अगेंस्ट कोई आई विटनेस नहीं है, मुझे एक्विट करिए। मेरे खिलाफ जो चार्जेस हैं वो बेसलेस हैं, आप कन्विक्शन को सस्टेन नहीं कर सकते। क्लासिक डिफेंस है ये। खैर, अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है ये मामला और बहुत सारी चीजों को एनालाइज किया गया है। सबसे पहले तो पेरेंट्स, क्या पेरेंट्स रिलायबल ओक्यूलर एविडेंस माने जा सकते हैं? PW2 प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 जो कि फादर है, प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 जो कि मदर है, इनकी जो टेस्टिमनी थी वो कंसिस्टेंट थी। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि शुरू से लेकर अंत तक माँ ने जो बात कही है वो बिल्कुल बदस्तूर, फैक्चुअल वैसी की वैसी मेंटेन्ड है। वो कहीं से टस से मस नहीं हुई है। जो इंसिडेंट उसने पहली बार बताया था FIR लॉन्च करते वक्त, एंड तक वो वही इंस्टेंस बताती रही है। अनशेकन, कंसिस्टेंट, नेचुरल टेस्टिमनी है। इसमें कोई मिलावट, कोई कुछ भी इंप्रूवमेंट वगैरह कुछ भी नजर नहीं आ रहा। कोई एग्जैजरेशन नहीं, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। सो ये लोग विक्टिम के साथ सबसे ज्यादा क्लोज हैं। पेरेंट्स से ज्यादा एक बच्चे के इंटरेस्ट की परवाह किसे होगी? तो इनके एविडेंस को डिस्कार्ड हम नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा, मेडिकल एविडेंस को सेकेंडरी रख दिया गया इस केस में, विच इज वेरी अनयूजुअल। डॉक्टर ने सिर्फ रेडनेस को नोट किया था कि प्राइवेट पार्ट के आसपास रेडनेस है, हल्की सी स्वेलिंग है, इंजरी नहीं है। अब हालांकि सेक्सुअल असॉल्ट विदाउट इंजरी पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी कोर्ट ने मेडिकल एविडेंस को ऑक्यूलर एविडेंस से नीचे कर दिया कि माँ कह रही है कि उसने देखा था एक आदमी को अपनी बच्ची के पास इस हालत में खड़े हुए। तो सोचने वाली बात है कि माँ झूठ नहीं बोलेगी, मेडिकल एविडेंस कुछ भी कहता हो। ऑक्यूलर एविडेंस को मेडिकल एविडेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी गई। दूसरा, विक्टिम का बिहेवियर नोट किया गया। जब बच्ची कोर्ट में ही मौजूद थी और उस विक्टिम के चेहरे से जब मास्क को हटाया गया तो बच्ची उसे देख के ही चीख के रोने लगी और शोर मचाने लगी, हाथ पैर मारने लगी, मतलब बहुत ही बुरी तरह से डर गई। तो कोर्ट ने कहा बच्ची का जो शॉक एंड फियर है वो अपने आप में इंसिडेंट को कोरॉबरेट कर रहा है कि इसने किया है कुछ या करने की कोशिश की है। भले इंजर नहीं कर पाया, चलो हो सकता है ये बिफोर द एक्ट पकड़ा गया हो, बट ही डेफिनेटली वाज ट्राइंग समथिंग। इसलिए तो बच्चा डर रहा है, इसलिए बच्चा इतना शेकन है, ट्रॉमेटाइज्ड है। द ट्रॉमा इन इटसेल्फ इज एन एविडेंस ऑफ द फैक्ट दैट दिस मैन इज गिल्टी, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी पोजीशन क्या है? विक्टिम 4 साल की बच्ची है। सेक्शन 9 क्लॉज M पॉक्सो एक्ट लगाया गया है। एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, पनिशमेंट इसमें मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम 7 साल का है। ट्रायल कोर्ट ने 7 साल दे दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल दे दिया। सेंटेंस को रिड्यूस कर दिया, कन्विक्शन को अपहोल्ड कर दिया, जो ट्रायल कोर्ट ने भी किया था, ठीक है। सो दिस इज द केस। सो लाइक आई सेड, चाइल्ड मोलेस्टेशन केसेस में कोर्ट का जो अप्रोच है वो बहुत ही डिफरेंट देखने को मिला है। सो दिस इज समथिंग विच इज न्यू,
है ना, तो इसे आप यूज कर सकते हैं। पॉक्सो के बारे में हमने अपने वेबसाइट पे बहुत अच्छे से बता रखा है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। दिस इज अवेलेबल ऑन दृष्टि जुडिशरी करंट अफेयर सेक्शन। ठीक है, अगले केस पे आ जाते हैं, पुष्पराज बजाज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पुराना सीआरपीसी और नया बीएनएसएस के बीच का कॉन्फ्लिक्ट। पुष्पराज बजाज में, इस केस में पुष्पराज बजाज के अगेंस्ट ईडी की इंक्वायरी चल रही थी। पीएमएलए में फिर केस लॉन्च हो गया। पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने इनके खिलाफ कॉग्निजेंस ले लिया। अब आप कहेंगे कि भाई कॉग्निजेंस लेने में क्या बुराई है, कॉग्निजेंस तो लिया ही जाता है। प्रोसिक्यूशन अपना पूरा मैटर फाइल कर देता है और कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेता है, ऐसा होता था। ठीक है, जो पुराना सीआरपीसी था वो इसी प्रोसेस को डिफाइन करता था। कॉग्निजेंस के बाद सब कुछ होता था। कोर्ट फर्स्ट टुक कॉग्निजेंस एंड देयर आफ्टर एवरीथिंग स्टार्टेड और हैपेंड। लेकिन जो नया लॉ है वो इस चीज को अलाउ नहीं करता। बीएनएसएस का नया सेक्शन 223 पहला प्रोवाइजो, फर्स्ट प्रोवाइजो कहता है कि बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस द मैजिस्ट्रेट मस्ट गिव द अक्यूज्ड एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। नाउ दिस इज अ शिफ्ट फ्रॉम द ओल्ड डेकोरम वेयरइन अक्यूज्ड को चार्ज फ्रेमिंग तक नहीं बुलाया जाता था, है ना। चार्ज फ्रेम होने के बाद कहीं इफेक्टिवली अक्यूज्ड को कुछ बोलने का, सुनने का, कहने का मौका दिया जाता था। ट्रायल भी तभी शुरू होता था। लेकिन यहाँ पे कॉग्निजेंस ही तभी लेंगे जब आप अक्यूज से एक बार बात कर लें, अक्यूज्ड की बात एक बार सुन लें। नाउ दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड इट इज नॉन नेगोशिएबल। ये इट इज अ मैंडेट। कोर्ट ने कहा जहां पे स्टैच्यूट आपसे कुछ करने को कह रहा है तो उसे करो, सुनो वो क्या कह रहा है और उसे करो, उसे ऑप्शन में मत रखो, उसे चॉइस में मत रखो। इफ इट इज अ मैंडेट, इट इज समथिंग दैट यू हैव टू डू वेदर और नॉट यू वांट टू डू इट। सीआरपीसी का जमाना जा चुका है, अब बीएनएसएस चल रहा है। और जो कॉग्निजेंस लेने की, अरेस्ट की डेट थी, चार्जशीट फाइलिंग की जो डेट थी, उसके हिसाब से ये फिट हो रहा था मामला कि भाई अब तो बीएनएसएस ही लगेगा। वट एवर हैपेंड आफ्टर बीएनएसएस वाज इम्पोज्ड, है ना। तो इसीलिए उसने भाई बीएनएसएस के हिसाब से तो आपको मुझे सुनने का मौका देना, बोलने का मौका देना चाहिए था कॉग्निजेंस लेने से पहले। आपने तो मुझे बुलाया भी नहीं और कॉग्निजेंस मेरे पीछे ही ले लिया। अब कॉग्निजेंस होता क्या है? कॉग्निजेंस बेसिकली इज एन एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, कोर्ट ऑफिशियली नोटिस करता है या एक्नॉलेज कर लेता है कि हाँ ऑफेंस हुआ है और इस पर जुडिशियल एक्शन लेना चाहिए। दिस इज व्हाट कॉग्निजेंस इज। इसका कोई ऐसा फॉर्मल प्रोसीजर नहीं है कि वो ऐलान करेगा या दस्तावेज से कुछ भी नहीं, नथिंग लाइक दैट। बट इट इज डेफिनेटली अ प्रोसेस, पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। ये पूरे प्रोसेस का एक बहुत इम्पेरेटिव पार्ट है जहाँ पे कोर्ट एक्नॉलेज कर लेता है दैट अ क्राइम हैज हैपेंड, हैज बीन कमिटेड एंड जुडिशरी विल टेक एक्शन। दैट इज व्हाट कॉग्निजेंस इज। अब कॉग्निजेंस गेट कीपिंग स्टेज है, राइट। अगर यहाँ पे कुछ खराबी हो जाती है गेट कीपिंग पे, यहाँ पे ही कुछ कमी हो जाती है, यहाँ पे कुछ गलत हो जाता है, तो आगे की सारी प्रोसीडिंग्स विशिएट हो जाती हैं। ये तो आपको पता ही होगा। इसीलिए कोर्ट्स का ये जनरल प्रोसेस का मतलब प्रोसेस ही उनका इसी बेसिस पे काम करता है कि भाई फाउंडेशन को अगर आप गलत कर देंगे तो बिल्डिंग तो ढह ही जाएगी। इसलिए मेक श्योर दैट द फाउंडेशन इज स्ट्रांग, अदरवाइज द स्ट्रक्चर वोंट स्टैंड। कॉग्निजेंस उसी फाउंडेशन का पार्ट है। अगर कॉग्निजेंस आपने गलत ले लिया, गलत बिना पर, गलत दस्तावेज पर, गलत कागज पर, तो आपकी बिल्डिंग, वो पूरा ट्रायल जो किया है आपने, वो पूरा विशिएट हो जाएगा। अब पुराने सीआरपीसी में अक्यूज्ड को प्रैक्टिकली पहली मीनिंगफुल हियरिंग का मौका ट्रायल शुरू होने पर ही मिलता था, जब चार्जेस फ्रेम हो चुके होते थे, है ना। लेकिन जब चार्ज फ्रेम हो चुके होते थे तब तक और भी बहुत कुछ हो चुका होता था, जैसे एफआईआर भी हो चुकी है, पुलिस रिपोर्ट कोर्ट में आ चुकी है, कोर्ट कॉग्निजेंस ले चुका है, समन्स वारंट सब इशू हो चुका है, अक्यूज जेल में भी होता था कई बार। मतलब बेसिकली डैमेज काफी ऑलरेडी हो चुका होता था और इस बात को आप अनदेखा नहीं कर सकते थे कि भाई अक्यूज बेगुनाह भी तो हो सकता है और उस बेगुनाह को हमने ऑलरेडी बहुत कुछ से गुजार दिया है, फिर हम उसे बोलने का, डिफेंस का मौका दे रहे हैं, फिर हम कहीं जाके डिसाइड कर रहे हैं कि भाई दोषी है या निर्दोष है। तो रेपुटेशन, लिबर्टी, हैरासमेंट सब पहले ही हो चुका है उसके साथ। बाद में फिर सीआरपीसी एक्टिव होगी, उसे राइट्स देगी, कहने का मौका देगी, एविडेंस लाने का मौका देगी, राइट। लेकिन नया जो बीएनएसएस है, जो नया सिस्टम है, वो कहता है कि फेयर ट्रायल की शुरुआत आप फेयर ट्रायल को आप तभी इंश्योर कर सकते हैं जब आप शुरू से इसे इंश्योर करें। तो यू नीड टू इंश्योर दैट द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस इज
ऑन द स्टेप ऑफ इनिशिएशन, इसीलिए कॉग्निजेंस से ही फेयर ट्रायल की शुरुआत होनी चाहिए। तो 223 क्लॉज 1 का प्रोवाइजो ये कहता है कि कॉग्निजेंस लेने से पहले अक्यूज्ड को सुनना मैंडेटरी है। अब इससे क्या फायदा होगा? अगर कोई केस आगे नहीं बढ़ना चाहिए तो कोर्ट को बिल्कुल शुरू में पता चल जाएगा, कोर्ट का बहुत वैल्यूएबल टाइम, वैल्यूएबल रिसोर्सेज सब वेस्ट होने से बच जाएंगी। अक्यूज्ड बिना वजह जेल नहीं जाएगा, वरना हो सकता है वो जेल में डाल दिया जाए। उसके अलावा जो स्टेट एजेंसीज हैं जैसे ईडी हो गई या और भी एजेंसीज हैं, वो थोड़ी अलर्ट हो जाएंगी, भाई वी कैन नॉट जस्ट प्रेजेंट एनीबडी बिफोर द कोर्ट, कोर्ट उसके पास अपने राइट्स हैं। तो शुरुआत में ही अगर फेयर ट्रायल को आप इंश्योर करें तो there are many things that can be avoided, that includes resources of court, time of court, ठीक है। इसीलिए एक छोटा सा जो मिनी डिफेंस क्रिएट किया गया है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ मीनिंगफुल टूल दैट द न्यू लॉ गिव्स अस। तो ये है पूरा केस, मैंने आपको पूरा ही केस समझा दिया है। कोर्ट ने जो कहा वो भी मैंने आपको लगभग बता ही दिया। कोर्ट हेल्ड दैट फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 223 मैंडेट्स नो कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस शैल बी टेकन बाय मजिस्ट्रेट विदाउट गिविंग अक्यूज्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, इनकॉर्पोरेटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। कंप्लेंट फाइल हुई थी 1/7/2024, बीएनएस तब तक आ चुका था और कॉग्निजेंस लिया गया था 8 जनवरी 2025। सेक्शन 223 फुली एप्लीकेबल था। तो कोर्ट ने ईडी के आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया that the Supreme Court's ratio in Kushal Kumar Agarwal versus Directorate of Enforcement would apply only prospectively, stating that judicial interpretation clarifies the law from day one, not from the date of interpretation. ठीक है, तो कोर्ट ने कॉग्निजेंस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और रिमांड कर दिया मैटर को स्पेशल जज के सामने फॉर फ्रेश डिसीजन आफ्टर हियरिंग द पिटिशनर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 223 ऑफ BNSS। ओके, ये है सेक्शन 223 प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग: एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेस, मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन अ कंप्लेंट must examine the complainant and witnesses under oath. This examination is recorded in writing, signed by all parties, including the magistrate. Opportunity for the accused: cognizance cannot be taken. See, cognizance cannot be taken without giving the accused an opportunity to be heard. एक्सेप्शंस क्या है इस एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट के? मैजिस्ट्रेट नीड नॉट एग्जामिन द कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस इफ द complaint is made by a public servant in official capacity or by a court. The case is transferred to another magistrate under section 212. No re-examination on case transfer. If a case is transferred after initial examination, नए मैजिस्ट्रेट को री-एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस को। सेक्शन 223 फर्दर प्रोवाइड करता है कॉग्निजेंस ऑफ अ कंप्लेंट अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट फॉर एक्ट्स डन इन ऑफिशियल कैपेसिटी रिक्वायर्स व्हाट, कि पब्लिक सर्वेंट को सिचुएशन एक्सप्लेन करने की प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाए, एक फैक्चुअल रिपोर्ट सुपीरियर ऑफिसर से जो इंसिडेंट को स्टेट करते हुए सब कुछ बताए इससे पहले कि कोर्ट कॉग्निजेंस ले, ठीक है। तो दिस इज सेक्शन 223। सेक्शन 200 और 223 के बीच क्या डिफरेंस है ये हमने यहाँ समझा रखा है, इसे आप जरूर पढ़ लें, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे सीधा एक क्वेश्चन बन सकता है, दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, ठीक है। तो ये केस डायरेक्टली उसमें साइट किया जा सकता है, हमारे वेबसाइट पे ये दिया हुआ है, आप इसे ज़रूर पढ़ें। और भी अगर कोई सवाल है तो पूछने में बिल्कुल ना झिझकें, कमेंट्स में पोस्ट कर दें, उसको 100% एड्रेस किया जाएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।